Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves, in which today we are going to discuss about reflection and transmission of waves on a string at a boundary. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम सीमा पर डोरी में तरंगों के परावर्तन एवं पारगमन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So, here we will discuss about reflection and transmission of waves on a string at a boundary. तो आज हम इस लेक्चर में सीमा पर डोरी में परावर्तन एवं पारगमन तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। So, reflection and transmission of waves on a string. So, here we are showing a string. So, actual में ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर वेव है, तो डोरी को हमने ऊपर की तरफ खींच के छोड़ दिया है, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगे और हमने उसका केवल इतना पोर्शन यहां पर दिखाया है। सो दिस इज the portion of wave which is produced in a string and this is boundary. So एक मीडियम यहां पर है, एक मीडियम यहां पर है। So एक्चुअल में ये जो लाइन है ये दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। फर्स्ट मीडियम हमारा ये हो गया, सेकंड मीडियम ये हो गया। अब वेव यहां से आ रही है, सो दिस इज इंसिडेंट वेव। इस बाउंड्री से वेव वापस रिफ्लेक्ट होगी, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वेव हमारी ट्रांसमिट हो जाए। तो यहां पर हम पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली ट्रांसमिशन कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर तरंग का सीमा पर आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन है। सो तरंग यहां से आ रही है, ये हमारी बाउंड्री है जो कि x इक्वल टू 0 है। एक मीडियम यहां पर है, एक मीडियम यहां पर है। ये बाउंड्री दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। इस आपतित तरंग का इस सीमा द्वारा आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होगा। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव। यह परावर्तित तरंग है, जबकि यह हमारी ट्रांसमिटेड वेव है, पारगमित तरंग है। Let a string consist of two sections, 1 and 2, of linear mass densities m1 and m2 joined at point x equal to 0. ये हमारी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के दो पार्ट हमने ले लिए हैं, एक डोरी का भाग ये है, दूसरा डोरी का भाग ये है। ये 1 और ये 2 है। इनका लीनियर मास डेंसिटी या रेखीय द्रव्यमान घनत्व m1 एंड m2 है। माना डोरी के दो भाग 1 तथा 2 हैं, जिनके रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्रमशः m1 तथा m2 हैं, तथा ये दोनों भाग x इक्वल टू 0 पर जुड़े हुए हैं। तो दोनों जो स्ट्रिंग के पार्ट हैं वो x इक्वल टू 0 पर ज्वाइंट है। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। एक की लीनियर मास डेंसिटी रेखीय द्रव्यमान घनत्व m1 और इस वाले का रेखीय द्रव्यमान घनत्व ये लीनियर मास डेंसिटी m2 है। The string is under a constant tension T. यह डोरी एक समान तनाव T के प्रभाव में है। सो इस साइड में टेंशन T, इसी तरह से इसमें यहां की तरफ टेंशन T। The velocities in the string, डोरी में वेग v1 इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m1 एंड v2 इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m2। तो यहां पर वेलोसिटी हमने v1 और यहां पर वेलोसिटी v2 मानी है। अब डोरी में जो तरंगे हैं ये वास्तव में
डोरी में तरंगों का वेग है, तो जो डोरी में तरंगे हैं उनके वेग क्रमशः v1 इक्वल टू रूट टी बाई m1 तथा v2 इक्वल टू रूट टी अपॉन m2 है। सो स्ट्रिंग में जो वेव्स हमारी प्रोड्यूस होती है ट्रांसवर्स वेव्स, उसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमने पहले हमारे पुराने लेक्चर में निकाला हुआ है। एंड उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस मीडियम में स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी वेलोसिटी निकाले तो v1 इक्वल टू रूट टी बाई m1 और यहां पर निकालोगे so v2 इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m2। when a wave traveling in positive x direction is incident on the boundary of two media, it is partially reflected and partially transmitted। जब धनात्मक x दिशा में संचरित हो रही तरंग दोनों माध्यमों की सीमा पर आपतित होती है तो तरंग का आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होता है। सो वेव यहां पर आ रही है, इस बाउंड्री से पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली ट्रांसमिट होगी, तो आपतित तरंग का सीमा द्वारा आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होगा। नाउ ये वही डायग्राम है जो अभी हमने दिखाया था। इंसिडेंट वेव इक्वेशन, दैट इज अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज, आपतित तरंग का समीकरण अर्थात उस तरंग का समीकरण जो धनात्मक एक्स दिशा में संचरित होती है, yi is equal to ai sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v1, क्योंकि इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव इंसिडेंट है या तरंग धनात्मक एक्स दिशा में आपतित है तथा माना आपतित तरंग का आयाम ai है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा yi इक्वल टू ai sin ओमेगा t minus x upon v1। Now the reflected wave equation, that is the equation of a wave which is traveling along negative x direction। अब यह तरंग इस सीमा द्वारा आंशिक परावर्तित तथा आंशिक पारगमित होती है। सो रिफ्लेक्टेड वेव या परावर्तित तरंग ये है। अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना हो तो ये जो वेव है ये हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यह तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा में संचरित होती है तथा इसका वेग v1 है, इसलिए इसका समीकरण होगा yr इक्वल टू ar साइन ऑफ ओमेगा t प्लस एक्स अपॉन v1। तो यहां पर जो नेगेटिव एक्स था इसको मैंने पॉजिटिव एक्स कर दिया है, मीन्स इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। सो साइन ओमेगा t प्लस एक्स अपॉन v1 और ये हमारा इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था। यहां पर वेव रिफ्लेक्टेड है या तरंग परावर्तित हो रही है, इसलिए माना परावर्तित तरंग का आयाम और द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज ar। सो द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज yr is equal to ar sin omega t plus x upon v1। In the same way, the transmitted wave equation, that is the equation of a wave which is traveling along positive x direction, इसी प्रकार पारगमित तरंग का समीकरण अर्थात उस तरंग का समीकरण जो धनात्मक x दिशा में दूसरे माध्यम में संचरित होती है। अब ट्रांसमिटेड वेव हमारी इस मीडियम में है, यहां पर वेलोसिटी हमने v2 मानी है। अगर ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड या पारगमित तरंग का आयाम at है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा yt इक्वल टू at साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन vt। सो ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन और ये ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। यह आपतित तरंग का समीकरण है, यह परावर्तित तरंग का समीकरण है, जबकि यह पारगमित तरंग का समीकरण है। Here ai, ar and at represents the amplitudes of incident
रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ ए आई, ए आर तथा ए टी क्रमशः आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा पारगमित तरंग के आयाम हैं। तो आपतित तरंग का आयाम और द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज ए आई, परावर्तित तरंग का आयाम और द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज ए आर तथा पारगमित तरंग का आयाम मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज ए टी। नाउ ये हमारा डायग्राम था। सो बाउंड्री कंडीशंस या सीमांत प्रतिबंध। अब बाउंड्री हमारी क्या है, x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, अगर उसकी बात करें, द डिस्प्लेसमेंट y इज कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। सीमा के परितः विस्थापन y सतत होता है। सो बाउंड्री के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट y हमारा कंटिन्यूस होता है या सीमा के परितः विस्थापन y का मान सतत होता है। इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 yi प्लस yr इज इक्वल टू yt एट x इक्वल टू 0। सो yi प्लस yr एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू yt एट x इक्वल टू 0। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। एंड yi हमने ये निकाला था, yr हमारा ये था एंड yt हमारा ये था। अब इन तीनों इक्वेशन में हम x को 0 कर देते हैं एंड साथ में yi प्लस yr इक्वल टू yt करोगे। सो जैसे आप x इक्वल टू 0 करोगे, ये फैक्टर हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। इट मीन्स yi प्लस yr एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू yt एट x इक्वल टू 0 करोगे। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ai साइन ओमेगा t प्लस ar साइन ओमेगा t इज इक्वल टू at साइन ओमेगा t। तो हमने इन तीनों इक्वेशन में x इक्वल टू 0 कर दिया है। इसके बाद में साइन ओमेगा t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो हमको रिलेशन क्या मिलेगा, ai प्लस ar इक्वल टू at। सो वी विल गेट दिस रिलेशन। सो जैसे हमने इन तीनों इक्वेशन में x इक्वल टू 0 किया है और ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किए है, सो ai साइन ओमेगा t प्लस ar साइन ओमेगा t इक्वल टू at साइन ओमेगा t। अब यहां से साइन ओमेगा t कॉमन है, तो जैसे आप साइन ओमेगा t कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ai प्लस ar और राइट हैंड साइड में at साइन ओमेगा t। सो साइन ओमेगा t से साइन ओमेगा t कैंसिल करोगे, सो ai प्लस ar इक्वल टू at। सो ai plus ar equal to at. So we get this relation here. Second boundary condition है, the transverse force that is T dy by dx is continuous across the boundary. सीमा के अनुदिश अनुप्रस्थ बल अर्थात T dy by dx का मान सतत होता है। सो बाउंड्री के अक्रॉस T dy by dx हमारा कंटिन्यूस होगा, ट्रांसवर्स फोर्स या अनुप्रस्थ बल का मान सतत होगा। इट मीन्स T dy by dx of yi plus yr at x equal to 0 is equal to T dyt by dx at x equal to 0। सो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो जैसे डिफरेंशियल निकालोगे, सो हमको क्या मिलेगा, dy upon dx, dy upon dx and dyt upon dx। नाउ dy upon dx निकालो, तो dy upon dx क्या होगा, dy upon dx इक्वल टू ai कांस्टेंट, साइन का जाएगा cos, सो cos ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v1। अब इसका डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन v1। इसी टाइप से हम इसका और इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ai ओमेगा अपॉन v1 cos ओमेगा t माइनस x अपॉन v1। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, सो dy r अपॉन dx इक्वल टू ar कांस्टेंट,
साइन ओमेगा का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स अपॉन v1। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो ओमेगा अपॉन v1, सो डी वाई आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए आर ओमेगा अपॉन v1 कॉस ओमेगा t प्लस एक्स अपॉन v1। इसी टाइप से आप इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, सो डी वाई टी अपॉन डी एक्स आएगा, और वो क्या आएगा, डी वाई टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टी ओमेगा अपॉन वी टू कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी टू। सो डी वाई आई अपॉन डी एक्स, डी वाई आर अपॉन डी एक्स एंड डी वाई टी अपॉन डी एक्स हमको मिल गया है। नाउ बाउंड्री कंडीशन हमारी ये थी, डी वाई आई अपॉन डी एक्स हमने ये निकाला, डी वाई आर अपॉन डी एक्स ये है एंड डी वाई टी अपॉन डी एक्स ये है। अब क्या करोगे, इसके अंदर इन तीनों की वैल्यू रखो और साथ में x इक्वल टू 0 करो। तो जैसे x इक्वल टू 0 करोगे, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, डी वाई आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वन ओमेगा अपॉन वी वन कॉस ओमेगा टी, डी वाई आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए आर ओमेगा अपॉन वी वन कॉस ओमेगा टी एंड डी वाई टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टी ओमेगा अपॉन वी टू कॉस ओमेगा टी। और हमको यहां पर वैल्यू रखनी है, तो ये क्या आ जाएगा, टी माइनस ए वन ओमेगा अपॉन वी वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए आर ओमेगा अपॉन वी वन कॉस ओमेगा टी इक्वल टू टी माइनस ए टी ओमेगा अपॉन वी टू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और टी को मैं कैंसिल नहीं करूंगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू टी and in bracket minus ai upon v1 plus ar upon v1 equal to t into minus at upon v2 और t v1 हमने इसमें एलसीएम ले लिया और साथ में नेगेटिव भी कॉमन ले लिया। ये नेगेटिव जो यहां से आएगा इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे यहां पर v1 एलसीएम लोगे, ये क्या हो जाएगा, t ए आई माइनस ए आर अपॉन v1 और ये हमारा t at upon v2 since t equal to m v square because v equal to root of t upon m है, it means t equal to m v square। so हम क्या करते हैं, एक v यहीं रहने दो और एक v जो होगा उसको नीचे ले आओ। तो t upon v equal to mv एंड स्ट्रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, ये डोरी की जो अभिलक्षणिक प्रतिबाधा है जिसको हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस किया था, वो हमारा z इक्वल टू एम वी होता है। तो इस एम वी को z पुट कर दो, सो t अपॉन v इक्वल टू z, इट मीन्स t अपॉन v1 इक्वल टू z1 एंड t अपॉन v2 इक्वल टू z2। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा z1 और ये हो जाएगा z2। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, z1 ए आई माइनस ए आर इक्वल टू z2 ए टी। और यहां से अगर मैं ए आई माइनस ए आर की वैल्यू निकालूं तो उसके लिए z1 हमारा नीचे चला जाएगा। सो ए आई माइनस ए आर इक्वल टू z2 अपॉन z1 इंटू ए टी, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। सो ए आई माइनस ए आर इक्वल टू z2 अपॉन z1 इंटू ए टी। एक इक्वेशन हमने निकाली थी ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी। अब एक इक्वेशन आपके पास में ये है, दूसरी ये है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें देन ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, ट्वाइस ए आई और राइट हैंड साइड में ए टी कॉमन एंड ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस z2 अपॉन z1। सो 2ai equal to 80 and in bracket 1 plus z2 upon z1. So twice ai equal to 1 plus z2 upon z1 into 80। अब यहां पर आप z1 एलसीएम लो, तो जैसे z1 एलसीएम लोगे z1 plus z2 upon z1 और ये जो z1 है ये आपका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, ट्वाइस ए आई z1 इक्वल टू z1 plus z2 into ए टी। So twice z1 ai equal to z1 plus z2 into at
अब AT अपॉन AI निकालना है, तो इस AI को आप इसके नीचे ले जाओ और ये जो हमारा Z1 प्लस Z2 है उसको आप इसके नीचे ले आओ। इट मीन्स AT अपॉन AI आ जाएगा ट्वाइस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 और इसको हम TC या एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहेंगे। So TC equal to AT upon AI is equal to twice Z1 divided by Z1 plus Z2 and this is known as amplitude transmission coefficient। यह आयाम पारगमन गुणांक कहलाता है। तो आयाम पारगमन गुणांक TC equal to twice Z1 upon Z1 plus Z2। So amplitude transmission coefficient TC equal to twice Z1 divided by Z1 plus Z2। Now AI minus AR हमारा ये था एंड AI प्लस AR इक्वल टू AT था। अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके AR को एलिमिनेट किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से AT को एलिमिनेट करेंगे। तो यदि हम इन दोनों समीकरण से AT का विलोपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करोगे, यहां पर AT की जगह AI प्लस AR पुट कर दो। तो इस समीकरण से यदि हम AI प्लस AR इक्वल टू AT अर्थात AT का मान इस समीकरण में रखें तो ये क्या हो जाएगा, AI माइनस AR इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 एंड इन ब्रैकेट AI प्लस AR। अब आप क्या करोगे, Z2 अपॉन Z1 AI को लेफ्ट में ले जाओ। तो लेफ्ट में ले जाकर अगर हम AI को कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू, अब इस माइनस AR को राइट में ले आओ तो राइट में आकर ये प्लस का बन जाएगा। सो राइट में AR अगर कॉमन लोगे सो ये इधर आ गया, सो 1 प्लस Z2 अपॉन Z1। अब दोनों साइड Z1 LCM लोगे तो ये क्या आएगा, AI Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 एंड राइट हैंड साइड में AR Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 एंड Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा। सो अगर हम AR अपॉन AI निकालना चाहें तो इस AI को आप इसके नीचे लोगे। सो Z1 प्लस Z2 हमारा इसके नीचे आ जाएगा। सो AR अपॉन AI इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। सो इस AI की वैल्यू को हमने लेफ्ट में एंड AR को हमने राइट में लिया है और उसके बाद में AI कॉमन लोगे। सो ब्रैकेट में 1 माइनस Z2 अपॉन Z1 और AR को राइट में लेकर अगर AR कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस Z2 अपॉन Z1। इसके बाद में मैंने कहा था यहां पर भी Z1 LCM और यहां पर भी Z1 LCM। Z1 LCM लोगे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 और यहां आ जाएगा Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1। सो Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा। सो AI Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू AR। अब AR अपॉन AI निकालना है तो इस AI को आप यहां पर भेजो और Z1 प्लस Z2 को आप इसके नीचे भेजो। सो AR अपॉन AI क्या आ जाएगा, AR अपॉन AI एंड दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज RC। So RC equal to AR upon AI equal to Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2. This RC is known as amplitude reflection coefficient। यह RC आयाम परावर्तन गुणांक कहलाता है। So आयाम परावर्तन गुणांक तथा आयाम पारगमन गुणांक अर्थात एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। नाउ जीरो रिफ्लेक्शन, शून्य परावर्तन। अब जीरो रिफ्लेक्शन क्या होगा, TC हमारा ये था और RC हमारा ये है। इफ Z1 इक्वल टू Z2, सो अगर आप Z1 इक्वल टू Z2 करते हो तो जैसे Z1 इक्वल टू Z2 करोगे ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन ट्वाइस Z1 दैट इज जीरो और ये क्या हो जाएगा 2Z1 अपॉन 2Z1, 2Z1 से 2Z1 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1। इट मींस RC इक्वल टू 0 एंड TC इक्वल टू 1।
सो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 होगा और एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 1 होगा। सो आर सी इक्वल टू 0 एंड टी सी इक्वल टू 1। इट मीन्स इस केस में हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटली वेव ट्रांसमिट होगी। तो इस अवस्था में तरंग का परावर्तन नहीं होता है, तरंग पूर्णतः पारगमित होती है। इन दिस केस नो वेव इज रिफ्लेक्टेड एंड होल वेव इज ट्रांसमिटेड। इस अवस्था में तरंग का कोई भी परावर्तन नहीं होता है तथा संपूर्ण तरंग पारगमित होती है। एंड इट इज नोन एज जीरो रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए इसको हमने जीरो रिफ्लेक्शन या शून्य परावर्तन कहा है। एंड इन दिस केस ए टी इक्वल टू ए आई, क्योंकि टी सी हमारा 1 आ गया और टी सी क्या है ए टी अपॉन ए आई। सो ए टी इक्वल टू ए आई, इट मीन्स इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा। अर्थात पारगमित तरंग का आयाम आपतित तरंग के आयाम के बराबर होगा। इट मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। नाउ आर सी हमने ये निकाला था, टी सी हमारा ये था। सो स्पेशल केसेस या विशिष्ट परिस्थितियां। अब स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? इफ Z2 इज ग्रेटर देन Z1, सो अगर Z2 की वैल्यू Z1 से ज्यादा है इट मीन्स ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। सो RC विल बी नेगेटिव और RC इज लेस देन 0। तो इस अवस्था में आयाम परावर्तन गुणांक ऋणात्मक होगा और द एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव। In this case, the amplitude reflection coefficient is opposite in sign than the amplitude of the incident wave. इस अवस्था में आयाम परावर्तन गुणांक आपतित तरंग के आयाम के विपरीत कला में होता है। Thus, a phase change of pi appears on reflection. अतः इस अवस्था में परावर्तन के कारण पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। सो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों अपोजिट फेज में होंगी या आपतित तरंग तथा परावर्तित तरंग दोनों विपरीत कला में होंगे। नाउ सेकंड केस, इफ Z2 इज लेस देन Z1। अब Z2 की वैल्यू Z1 से कम है, इट मीन्स RC इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये RC पॉजिटिव होगा। In this case, the amplitude reflection coefficient is positive in sign and hence the reflected wave does not undergo any phase change. इस अवस्था में आयाम परावर्तन गुणांक धनात्मक होता है, अतः परावर्तन के कारण तरंग की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम फेज में होंगे या आपतित तरंग तथा परावर्तित तरंग दोनों समान कला में होंगी। नाउ थर्ड केस, इफ Z2 इक्वल टू इंफिनिटिव, दैट इज स्ट्रिंग इज रिजिडली फिक्स्ड एट बाउंड्री। यदि Z2 का मान अनंत हो अर्थात डोरी सीमा पर दृढ़ है, इसका मतलब यहां पर एक परफेक्ट बाउंड्री है जिसको क्रॉस करके वेव आगे नहीं जा सकती है, यहां पर कोई दीवार आ गई है। सो अगर Z2 की वैल्यू इंफिनिटिव है, सो अगर RC निकाले, सो RC क्या है, इसमें मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में Z2 से डिवाइड कर देता हूं। सो Z1 अपॉन Z2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z1 अपॉन Z2 प्लस 1। अब Z2 इंफिनिटिव है, इसका मतलब Z1 अपॉन इंफिनिटिव जो कि 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 दैट इज माइनस 1। सो अगर Z2 के वैल्यू इंफिनिटिव है तो RC हमारा नेगेटिव 1 होगा और अगर TC निकाले तो TC क्या हो जाएगा, Z2 हमारा इंफिनिटिव है, इसका मतलब नीचे हमारा इंफिनिटिव आ जाएगा एंड 1 अपॉन इंफिनिटिव हमारा 0 होता है। सो TC इक्वल टू 0। So if Z2 equal to infinitive, then RC equal to minus 1 and TC equal to
जीरो। इसका मतलब वेव हमारी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा जीरो होगा, यह वेव का पारगमन नहीं होगा। In this case, the incident wave is completely reflected with a phase change of pi. इस अवस्था में आपतित तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाती है तथा इसकी कला पाई से बदल जाती है। एंड देयर इज नो ट्रांसमिटेड वेव, तथा कोई भी तरंग पारगमित नहीं होती है। तो टोटली वेव हमारी रिफ्लेक्ट होगी एंड फेज चेंज हमारा पाई होगा। तो तरंग पूर्णतः हमारी परावर्तित होगी तथा इसकी कला पाई से बदल जाएगी। नाउ आरसी ये था, टीसी हमारा ये था। लास्ट बाउंड्री कंडीशन है इफ जेड इक्वल टू जीरो दैट इज नो सेकंड मीडियम। अब ये हमारी बाउंड्री थी, एक मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये था और यहां से वेव यहां पर जा रही थी। अब अगर Z2 हमारा जीरो है मीन्स सेकंड मीडियम का इंपीडेंस जीरो है, ये सेकंड मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जीरो है, अर्थात द्वितीय माध्यम की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा शून्य है। या हम यह कहें कि इस अवस्था में कोई भी द्वितीय माध्यम नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें और इसमें Z2 को अगर हम जीरो कर दें तो जैसे Z2 जीरो होगा RC इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 एंड Z1 अपॉन Z1 हमारा 1 हो जाएगा और TC अगर निकालोगे T0 टू Z1 अपॉन Z1। अब Z1 से Z1 कैंसिल करोगे सो TC इक्वल टू 2। सो RC इक्वल टू 1 एंड TC इक्वल टू 2। इट मीन्स एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 1 एंड एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज 2। आयाम परावर्तन गुणक 1 है तथा आयाम पारगमन गुणक 2 है। और ये कब होगा, thus reflected wave has the same amplitude as the incident wave and there is no change of phase। इस अवस्था में परावर्तित तरंग का आयाम आपतित तरंग के आयाम के समान होता है तथा इस अवस्था में कोई कला परिवर्तन नहीं होता है। This is the case when the wave gets flicked when it reaches the end point of the weave। अब TC इक्वल टू 2 है तो यह वह अवस्था है जब तरंग वीव की अंत सिरे पर पहुंचकर झटका देती है। इसका मतलब वेव हमारी ये चल रही थी और जैसे एंड पॉइंट पर पहुंचेगी ये एक झटका देगी, इसलिए हमारा TC की वैल्यू 2 हो गई है। So this is the case when wave gets flicked when it reaches the end point of wave। यह वह अवस्था है जब तरंग वीव की अंत सिरे पर पहुंचकर झटका देती है। So here we end our session. In the current session we have discussed about reflection and transmission of a wave at the boundary. So goodbye.